बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। My name is Adnan Noon. I am English literature professor. जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर पर जो है ना वो एक सीरीज़ जो है वो हमने इंग्लिश लिटरेचर की शुरू की हुई है। तो उस पे जो है ना आज हमारा जो लेक्चर है वो है एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो नॉर्मन एज लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था इन माय फर्स्ट लेक्चर वो हमने किया था एंग्लो सैक्सन एज। एंग्लो सैक्सन एज पे जो है ना हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उस पे दो जो लेक्चर्स हैं वो मैंने डिलीवर किए थे। और दूसरा जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई भी वीडियो आती है इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री पे तो काइंडली उसको एक दो दफ़ा सुन लिया करें। जब आप एक दो दफ़ा सुनते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में बैठ जाता है और वो देर पा चलता है। ठीक है, अगर सबसे उसे एक दफ़ा सुन लें तो फिर वो चीज़ें ज़हन में नहीं बैठती। ठीक है, यूट्यूब पे जो है ना 5 मिनट 10 मिनट के जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाते हैं किसी भी एज के लिहाज से, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक थॉरली एक लंबा लेक्चर जो है ना वो सेंड किया जाए। जैसे कि पहले भी एंग्लो सैक्सन एज पे जो मैंने डिलीवर किया वो जो है ना अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 2 वीडियोस काफ़ी हैवी वीडियोस थी। तो आज जो है ना जो एंग्लो नॉर्मल पे इंशाल्लाह लेक्चर डिलीवर करेंगे वो भी कोशिश करेंगे कि लेंथी और अच्छा लेक्चर जिसमें फर्स्ट हाफ में जो हाँ हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे रीजन ऑफ लैंग्वेज इन नॉर्मन एज एंड देन द लिटरेचर इन द नॉर्मन एज। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर रखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं अपनी उस एज की तरफ जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंग्लो नॉर्मन एज। ठीक है, इसको एंग्लो नॉर्मन एज क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जो है ना जो हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने एंग्लो सैक्सन एज को डिस्कस किया वो एंड होती है 1066 पे, 404 से लेकर 1066 पे एंड होती है। और हमने उसमें 450 से पहले बिफोर क्रिश्चियनिटी जो है ना उसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब 1066 में एक्चुअली होता ये है कि जो नॉर्मन्स हैं जिनके नाम पे ये एज है जिसे एंग्लो नॉर्मन एज कहा जाता है ये आते हैं एंड दे केम फ्रॉम द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वहाँ से आते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे इन्वेडेड द इंग्लैंड। ये इंग्लैंड को जो है ना इंग्लैंड की जो इन्वेजन है वो होती है 1066 में किनके हाथों, नॉर्मन्स के हाथों। ठीक है, और ये जो नॉर्मन्स हैं ये फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है, ये फ्रेंच इनकी लैंग्वेज है। ठीक है, और वो क्या करते हैं आपके जो है ना ऑक्युपाइड कर लेते हैं इंग्लैंड को 1066 में। और इनका जो रूलर होता है यानी वो जो फातेह होता है जो इंग्लैंड को फतह करता है वो क्या करता है, वापस अपनी होम कंट्री चला जाता है और यहाँ पे अपना जो जर्नल है उसको छोड़ देता है। और इस तरह से इनका जो एज है वो चलती रहती है। अब 1066 के अंदर जब ये कंट्री इंग्लैंड फतह होता है और इन यहाँ पे जिस तरह के मैंने बोला कि जो नॉर्मन्स हैं वो क्या करते हैं, इसको आके ऑक्युपाइड कर लेते हैं। अब जब वो इंग्लैंड को ऑक्युपाइड करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, फ्रेंच होती है। अब वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, वो इम्पोज होती है वहाँ के लोगों पर। उसके अलावा ये कि ये पार्ट होती है जो ऑफिशियल लैंग्वेज, जाहिर बात है जो रूलर्स हैं उनकी लैंग्वेज है, और जो रूलर्स हैं उनकी जब लैंग्वेज है ऑफिशियली तौर पे वही लैंग्वेज जो है ना वो जो एग्जिस्ट करेगी। अब जब ये एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यानी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो रूलर्स की है वो इंट्रोड्यूस होती है इंग्लैंड के अंदर, तो हर जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड का जो कॉलेज है, इंग्लैंड की जो क्या कहते हैं उसको कोई भी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो फाइनेंस से बेशक जो है ना वो रिलेट है, ठीक है, वो
किसी भी तबके ज़िंदगी के साथ जो है ना उसको उसमें क्या करते हैं, वो फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको यानी वो ग्रो करती है। और वही माइकल फूको वाली स्टेटमेंट जो कि माइकल फूको कहता है कि जो पावर होती है, ठीक है, वो जो है ना वो इस चीज़ को तय करती है, ठीक है, कि जो है जो आपकी लैंग्वेज है, आपका कल्चर है, ठीक है, आपका स्टाइल है, ठीक है, आपका जो लाइफ स्टाइल होता है उसको, उसमें आपका जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं उनको, ठीक है, वो जो है ना करती है, तय करती है कि वो क्या होगा। तो लिहाजा जब इंग्लैंड के अंदर जो नॉर्मन्स हैं वो आते हैं और वो आकर क्या कर रहे हैं, उसको ऑक्यूपाइड करते हैं, तो देन ऑब्वियसली डेफिनेटली जो है उनकी जो लैंग्वेज है वो जो है ना इफेक्ट करेगी, इम्पैक्ट करेगी कॉमन पीपल को। कैसे इफेक्ट करेगी, कैसे इम्पैक्ट करेगी? भाई जिस तरह के हमारे ऊपर जब इंग्लिश जो है उन्होंने आके कब्जा किया इंडिया के अंदर, तो क्या हुआ कि जो उनकी लैंग्वेज है वो आज तक हम पर जो है ना वो इफेक्ट किए हुए है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर एक बंदे को इंग्लिश नहीं आती, ख्वाह से जितना मर्जी आता है, इन द सब कॉन्टिनेंट एंड स्पेशली इन द इंडिया, लाइक द कंट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है, वी हैव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। क्या है हमारा कि हमें अगर इंग्लिश आती है तब हमारा जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है हम रखते हैं, वरना नहीं रखते। तो क्या है, ये इस वजह से है कि हम कॉलोनी रहे हैं गोरों की। अब जब उनकी जो लैंग्वेज है उसने हम पर इम्पैक्ट किया, हम पे इफेक्ट किया, तो उसके साथ साथ लैंग्वेज के साथ साथ जिस चीज़ ने हमें डिस्टर्ब किया और जो हमारा कल्चर का हिस्सा बनी, कि वो हमारा ड्रेस भी था, हमारा लिबास भी, हमारे ड्रेस के अंदर भी जो है ना उसने इफेक्ट किया। और हम क्या करते हैं, पैंट कोट और ऊपर से टाई जो लटकाना है बड़ी पसंद करते हैं, ठीक है। और ये है, ये सुपीरियर होने का लिबास है, यानी इससे जज किया जाता है कि फला बंदा सुपीरियर है और वो पढ़ा लिखा है और साथ वो इंग्लिश बोलता है। तो लिहाजा जो रूलर्स होते हैं उनकी दी हुई जो सौगात होती हैं ना, सौगातें होती हैं जो, वो देर तक रहती हैं, ठीक है। यानी एक बंदा, जिस तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने लिबास पहना है, बेशक उसने जो है ना 5,000 का सूट पहना है, उसके मुकाबले में एक जो है ना नॉर्मल सी किसी ने पैंट शर्ट पहनी है, टाई लगाई है, तो देन हम ये कहेंगे कि ये इससे बेहतर है, कि ये पढ़ा लिखा लगता है, ठीक है, इसका लिबास इस चीज़ को की सिंबल है कि ये जो है ना क्वालिफाइड पर्सन है। तो लिहाजा जो है ना वेल एजुकेटेड है साथ। तो लिहाजा जो फ्रेंच थे, इसी तरह से जब वो आए नॉर्मन्स जो थे, उन्होंने आके हमला किया और उनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को रवाज दिया और लैंग्वेज के साथ साथ उन्होंने जो अपना उनका जो कल्चर था उसने भी इम्पैक्ट किया किसको, वहाँ के जो लोग थे। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्या हुआ कि उनकी जो कल्चर है वो क्या, वो पार्ट बन गया किनका, उन लोगों का जो ओल्ड, जिन्हें हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश वाले जो लोग थे, जो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, उनका, ठीक है। देन अब ये जो सिस्टम बना कि उनकी जो लैंग्वेज है उसने इम्पैक्ट किया, उसने इफेक्ट किया किनको, उन लोगों को। जब उनको ये लगा कि जो फ्रेंच है इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, तो फिर हुआ ये कि उन्होंने उस लैंग्वेज के अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्ट लिया तो आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, उन्होंने उस लैंग्वेज से कुछ चीज़ें जो है ना उसने इन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, ठीक है। अब जब उन्होंने उस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज से कुछ चीज़ों को जज़ब करना शुरू कर दिया, उन चीज़ों से कुछ चीज़ों को अटेन करना शुरू कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो वो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो जो मिक्स हो गई ओल्ड इंग्लिश के अंदर, ठीक है। जब वो ओल्ड इंग्लिश के अंदर मिक्स हो गई, उसका जो मिक्सचर हो गया फ्रेंच का और ओल्ड इंग्लिश का, ठीक है, तो देन फिर जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज की जो क्वालिटीज हैं कुछ, वो आ गई किसके अंदर, ओल्ड इंग्लिश के अंदर। और ओल्ड इंग्लिश की जो कुछ क्वालिटीज हैं वो चली गई किसके अंदर, फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसके अंदर।
क्योंकि जब भी आप एक जगह पे रह रहे होते हैं एक सोसाइटी के अंदर या यूज टू होते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो एक मेरा दोस्त है, उसका थोड़ा सा ना मेंटली जो लेवल है वो भोला सा है। अब जब हम काफ़ी देर से इकट्ठे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो एक मेरा दोस्त है, वो पढ़ा लिखा है, वो यानी वो भी एजुकेटेड है, वो मुझसे कहता है कि यार एक वक्त आएगा, ठीक है, एक टाइम आएगा, ठीक है, कि हम सब भी उसी की तरह के हो जाएंगे। अब मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि जो है ना कुछ लिहाज भी तो होते हैं। तो क्या वजह है कि जब आप एक दूसरे के साथ यूज टू हो जाते हैं, आपकी सिटिंग एक दूसरे के साथ हो जाती है, ख्वाह वो लैंग्वेज हो, ख्वाह आप किसी के साथ वैसे बैठते उठते हैं, तो आपकी क्वालिटीज़, ठीक है, वो ख्वाह नेगेटिव है ख्वाह पॉजिटिव है, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं दूसरे को, और दूसरे की जो क्वालिटीज़ हैं ख्वाह वो अच्छी हैं बुरी हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, आपके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना चेंज हो जाता है क्वालिटीज़ का। इसी तरह से लैंग्वेज का भी ये हिसाब है कि जब वो बोली जाने लगी, जो है ना कुछ जो क्वालिटीज़ थी, कुछ जो बेसिक जो थे वो क्या हो गए, फ्रेंच के अंदर चले गए, और कुछ जो थे ओल्ड इंग्लिश बोलने वाले उन्होंने उस लैंग्वेज से ले लिया। इसी तरह से उनका जो कल्चर था उसको भी इसी तरह से क्या हुआ, उसका भी जो है ना तबादला हुआ, ठीक है। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी, अब मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसने खुद को स्टर्ड कर लिया। क्या इसने कर लिया? इसने खुद को स्टर्ड कर लिया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कर लिया इसने? खुद को उस जो है ना क्या कहते हैं म्यार पे लेके आ गई कि ये एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना इसने ऑक्युपाइड कर लिया फ्रेंच की जगह पे, और जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबड्यूड हो गया उसका, ठीक है। अब जब ये सिस्टम बना तो इंग्लिशमैन जो थे, जो ओल्ड इंग्लिश बोलने वाले थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उन्होंने इस चीज़ से को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। देन डेफिनेटली मेरी अपनी एक लैंग्वेज है और वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जब उसको वो म्यार मिल जाएगा, वो स्टैंडर्ड मिल जाएगा, तो देन इट इज़ वेरी जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए खुशी का बायस है, ठीक है, ये हैप्पीनेस है फॉर मी। अब जो हम बात कर रहे थे एज ऑफिशियल लैंग्वेज जब ये बोली जाने लगी, तो अब वो कौन सी चीज़ें थी जिसको बेहतर किया, जिसके अंदर रिफाइनमेंट लेके आए, कौन? जो ओल्ड इंग्लिश बोलने वाले थे। सबसे पहले क्योंकि देखिए अब जब फ्रेंच आए डेफिनेटली दे वर रूलर, और उनकी जो जुबान थी वो एक स्टाइल रखती थी, ठीक है, वो उसके अंदर रिफाइनमेंट ऑफ स्टाइल था, ठीक है, यानी वो स्टाइल में बेहतर थे, उन वो जो होता है एक्सप्रेशन उसमें वो बेहतर थे, एक्सप्रेशन में वो बेहतर थे, उसके अलावा वो स्टाइल में बेहतर थे, ठीक है। वो और जो दूसरे थे ओल्ड इंग्लिश, वो सिंपल यानी लोग थे और वो स्टाइल को, कॉमन मैन थे, वो स्टाइल को नहीं समझते कि स्टाइल क्या होता है बात करने का। मिसाल के तौर पे मैं एक बात कहता हूँ, ओपन कह देता हूँ, ठीक है, और उसको जब एज अ स्टाइल बात नहीं करता तो क्या होगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे, ठीक है। पढ़े लिखे शख्स में और एक जो आम कॉमन मैन, उसमें बेसिक फ़र्क ये होता है कि उसकी जो स्टाइल होता है बात करने का, ठीक है, वो इस तरह से होता है कि वो कुछ कह भी जाता है लेकिन किसी को टीज नहीं होता। लेकिन जो एक कॉमन मैन है उस जिसको मैनर्स नहीं आते, ठीक है, उसके रवैये से, उसके एटीट्यूड से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके स्टाइल से, उसकी लैंग्वेज से क्या होता है, डिस्टर्ब वो कर देता है दूसरे बंदे को। तो लिहाजा जो रिफाइनमेंट इस दौर के अंदर हुई, लैंग्वेज के अंदर रिफाइनमेंट हुई, लाइफ स्टाइल के अंदर रिफाइनमेंट हुई, कल्चर के अंदर रिफाइनमेंट हुई, हर चीज़ के अंदर बेहतरी आई, ठीक है। और ये जो रिफाइनमेंट ऑफ स्टाइल था, ये जो ओल्ड इंग्लिश बोलने वाले थे, इन्होंने फ्रेंच से हासिल किया, ठीक है। अब इस दौर के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो लिटरेचर है वो भी डिस्कस हुआ। मिसाल के तौर पे जो था किंग आर्थर, ठीक है, जो रोमांसेस थे वो छाए रहे। मिसाल के तौर पे किंग आर्थर, ठीक है, वो एज अ रोमांस बहुत मशहूर हुआ,
ठीक है। उसके बाद द नाइट ऑफ हिज कोर्ट, रोमांसेस के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसके बाद कुछ सस्पेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। लेकिन ये जो रोमांसेस थे एक्चुअली ये डील करते थे किसको, हाई फैमिली को, जो थे जिसमें किंग थे या प्रिंसेस या जो नाइट्स थे, उनकी कहानियाँ थी। ठीक है, वो मिसाल के तौर पे किसी लेडी है कोई, उसको उसकी जो अफेयर की जो कहानी है वो, ठीक है, मैन एंड फीमेल के दरमियान जो अफेयर्स चलते हैं उनकी कहानी है, लेकिन किसी हाई पर्सनैलिटी की। ठीक है, क्योंकि जो रोमांसेस उस दौर में अर्ली लिखे गए वो आम कॉमन मैन को तो रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको कर रहे थे, हाई ऑफिशियल्स को, ठीक है, सेलिब्रिटीज को। उसके बाद अब जब ये सारा सिस्टम चला तो उसके बाद एक और जो रिफाइनमेंट है वो हुई। ठीक है, वो क्या थी। अब दूसरा एक और इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले, ये जो है मिडल जो सेंचुरी है 14 मिडल सेंचुरी, उसके अंदर हुआ ये कि मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रेट राइटर्स हैं वो सामने आते हैं। मिसाल के तौर पे जेफरी चौसर है, इसकी जो बर्थ यानी ये आता है जो है ना 1340 में जो है ना इसकी बर्थ होती है, इसकी पैदाइश है। उसके बाद 1400 सेंचुरी जो है उसमें यानी कि इसकी डेथ है। अब ये जो लास्ट मिडल हाफ सेंचुरी थी 14 सेंचुरी, इसके अंदर जाफरी चौसर जैसे लोग हैं उन्होंने लिखा। ठीक है, और उन्होंने बहुत कमाल का लिखा। जिस तरह के जो चौसर है इसको हिस्टोरियन, जो एज अ हिस्टोरियन पोएट के तौर पे भी जाना जाता है ये। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा जो है ना मिडिल एंड जो डायलेक्ट है उसके अंदर लिखा। ठीक है, उसके बाद जो जाफरी चौसर है इसने हम सब जानते हैं इसने कैंटरबरी टेल लिखी, जिसमें इसने अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 120 जो है वो स्टोरीज लिखी एंड दे रोट इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। ठीक है, यानी जो स्टोरी हैं वो उसने राइम और पोइट्री की सूरत में जो है ना ये टेल्स और जो स्टोरीज हैं वो लिखी। ठीक है, जो चौसर है। और जिस तरह के दिखाया गया है कि वो क्या है कि कैंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ एक शराइन है, जिस तरह के हमारे यहाँ पे दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो है ना है शराइन है, उनका मज़ार है और हम वहाँ पे जाते हैं। या ये कि सुल्तान बाहू का जो मज़ार है, ग़ुलाम फ़रीद का मज़ार है, जितने भी इंडिया के अंदर जो है ना ख्वाजा गरीब नवाज हैं उनका मज़ार है। ठीक है, टीपू सुल्तान का मज़ार है, ये जो अल्लाह के वली हैं। ठीक है, अब जब ये जो जिस तरह के हम इल्म दीन की जो है मज़ार उन पे जाएं, और इसी तरह से जो है ना ये कैंटरबरी टेल जो है वो कैंट के किसी एरिया में थी और वहाँ पे वो जा रहे थे, और जारी बात है कि एक ग्रुप है लोगों का, ठीक है, वो इकट्ठे जा रहा है आ रहा है, रास्ते में जो कुछ उनकी जो स्टोरीज हैं ठीक है वो आप हासिल करेंगे, कुछ आपकी जो स्टोरीज हैं कुछ आप उनको देंगे। तो इस लिहाज से ये जो कैंटरबरी टेल्स है जिसमें 120 जो उसने टेल्स लिखी हुई हैं जाफरी चौसर ने, ये जो है ना इस एज के अंदर सामने आती है। इट इज़ रिमार्केबल जो है ना पीस ऑफ वर्क ऑफ जाफरी चौसर, एंड without any hesitation I can say that it is the poet and who introduced the language of English, and it has a great it had a great skill on the language of English, and he wrote maximum in the middle of dialect of England. इसने लिखा। अब जो है आ जाता जो बात हम कर रहे थे रिफाइनमेंट। अब रिफाइनमेंट एक और लैंग्वेज के अंदर किस तरह से हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, जज़ब किया लैंग्वेज को, वो किस तरह से हुआ, वो ये कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, वो क्या थी, वो थी किस काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ पोइट्री में कि वो म्यूज़िक क्रिएट करती थी। ठीक है, वो एलिटेटिव साउंड्स में इसको लिखा गया, रिदम देती थी, म्यूज़िक देती थी, और जब उस पोइट्री को पढ़ा जाता था तो इस तरह से जैसे कि म्यूज़िक को हम इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो थी फ्रेंच राइटिंग वो थी वो एलिटेटिव साउंड में नहीं थी।
ठीक है, वो मेट्रिकल फॉर्म में लिखी गई, ठीक है। अब जब हम एलिटरेटिव साउंड की बात करते हैं तो एलिटरेटिव जो साउंड है जिसमें ओल्ड इंग्लिश लिखी गई, उसमें क्या था कि हमारे पास मीटर्स नहीं थे, ठीक है। जिस तरह के हम कहते हैं कि टेट्रामीटर, ठीक है, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ठीक है। तो दे ये क्या थे, ये ओल्ड इंग्लिश में नहीं थे। एंड ये जो मीटर्स हैं, ठीक है, दे measured the feet in they measured the language, they measured the language into the feet, ठीक है। ये जो मीटर्स है, they measured the language into the feet। मिसाल के तौर पे कि एक जो 2 फुट है, ठीक है, जो 2 फुट है, एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड जो फुट है 2, ये आपस में जो है ना मिलके क्या बनाते हैं, एक फीट बना देते हैं। और जो एक लाइन होती है मिसाल के तौर पे उसमें 5 फीट्स हैं, 5 फीट है उसके अंदर, तो उसको हमने क्या कहते हैं, पेंटामीटर कहते हैं। जिस तरह के शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश राइटर, उसकी जो ब्लैंक वर्सेस जिस तरह के उसने ड्रामास लिखे, वो भी अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर जो है ना वो पेंटामीटर में उसने लिखी। इस तरह जेफरी चौसर जो है वो भी ज़्यादा पेंटामीटर में अपनी राइटिंग को लिखता है, ठीक है। तो ये भी जो है जो ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश लिखने वाले जो राइटर्स हैं, इन्होंने किससे ली, फ्रेंच से ली, ठीक है। ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है, जिसे मैट्रिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग लिखते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश वालों के पास नहीं थी, तो ये वहाँ से आई। इस तरह से जो लैंग्वेज है वो आपस में मिक्स होती गई, आपस में मिलती गई, तो और हमारे पास एक नया जो फॉर्म है राइटिंग का वो हमारे सामने आया। अब जो नेक्स्ट हमारा हाफ है उसमें हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिटरेचर, ठीक है। ये तो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज था कि लैंग्वेज जो है ना वो किस तरह से सामने आई, हमारे जो लैंग्वेज है उसका ओरिजिन एंग्लो नॉर्मन एज के अंदर कैसे कैसे आता है, हमने उसको डिस्कस किया। अब जो हाफ है इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा क्या उसे कहते हैं, जो लिटरेचर है, पीस ऑफ लिटरेचर है, वो हमारे पास किस तरह से आया। अब ये देखें कि जो इंग्लिश एज है, इंग्लिश जो एज है, इंग्लिश नॉर्मन एज, ठीक है, उसके अंदर जो पीस ऑफ लिटरेचर हमारे सामने आता है, उससे पहले एक बात करूंगा, जो लिटरेचर होता है, ये लैंग्वेज जो होती है ना, लाजमी नहीं है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है ना इसका वो कमाल है, लैंग्वेज इफेक्ट करती है, लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ जो पीस ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, लैंग्वेज तो ज़ाहिरी तौर पे बोलचाल के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं, तो उससे बढ़कर अगर हम उसको पीस ऑफ लिटरेचर की सूरत में शाया करते हैं तो उसका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। किस तरह से, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं अ ग्रेट राइटर विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी जो ट्रेजेडीज लिखी, उसके बाद उसने कॉमेडीज लिखी, तो उसके बाद हुआ ये कि जो लोग थे उन्होंने सिर्फ किसको, शेक्सपियर को पढ़ने के लिए इंग्लिश को स्टडी किया, ठीक है। यानी राइटर्स के अपने इम्पैक्ट होते हैं ना, उसकी राइटिंग के एक इम्पैक्ट होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जिस तरह के इलामा इकबाल है, ठीक, उसने जो राइटिंग लिखी, बहुत सारे जो हैं इंग्लिश मैन हैं और जो वो उर्दू नहीं जानते या फारसी नहीं जानते, उन्होंने इन स्टडी इन बुक्स का डायरेक्टली मुशाहिदा और मुतालिया किया। किस लिए, इकबाल को समझने के लिए, ठीक है, उसके मैसेज को समझने के लिए। तो कोई भी जो राइटर है, ख्वाह अल्लामा इकबाल है, ख्वाह वो शेक्सपियर है, कोई भी जो बंदा है, ख्वाह वो पोएट है, ठीक है, इकबाल जैसे जो पोएट होते हैं, उनको भी समझने के लिए क्या करते हैं कि फिर लैंग्वेज इतनी असर डाल देती है लोगों पे, रीडर्स पे, कि उस शख्स की फेमस होने की वजह से, उसकी शोहरत की वजह से डायरेक्टली हम क्या कर रहे होते हैं, उस लैंग्वेज का जो है ना वो मुतालिया कर रहे होता है। ये कंडीशन बनी जेफरी चौसर के साथ कि जेफरी चौसर को पढ़ने के लिए कुछ लोगों ने इंग्लिश सीखी, ठीक है। तो ये इफेक्ट डालता है लिटरेचर, ठीक है। अगर उसमें एक नाम है किसी की राइटिंग, अगर क्लाइमैक्स किया तो वो ये इफेक्ट डाल रही है।
अब ये देखें, हम आते हैं इस दौर के लिटरेचर की तरफ कि जो कि लोगों की ज़िंदगियों पे जिसने असर डाला और वो क्या क्या था। फर्स्ट हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है क्या मीडियम पोइट्री। जिस तरह कि हम जानते हैं कि इस दौर में जो पोइट्री कमाल की लिखी गई, किसने लिखी? जॉफरी चौसर ने लिखी। उसने कैंटरबरी टेल्स के ज़रिए से मुख्तलिफ जो टेल्स हैं वो सामने उनको लेके आया और उसने क्या किया, उसके अंदर काफ़ी जो है ना वो क्या कहते हैं कमाल वो हासिल किया। ठीक है, उसके बाद यानी कि पोइट्री के बाद जैसे कि कैंटरबरी टेल्स और इसके अलावा और ये पोइट्रीज़ के जो है ना वो मार्वलस पीस जो है ना वो हमें मिलते हैं, पीस ऑफ लिटरेचर पोइट्री के अंदर, इंग्लिश नॉर्मल इसके अंदर। तो इसके बाद आता है रोमांसेस। रोमांसेस होते एक्चुअली क्या थे? रोमांसेस होते थे किसी भी हाई ऑफिशियल जो है उसकी स्टोरी। मिसाल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ कि आपने ये ना इंडियन जो मूवीज़ हैं, ठीक है, वो बाज़ औक़ात हम कभी देखनी पड़ जाएँ तो होता उसमें क्या है कि जो हीरो है वो इस तरह का होता है कि वो रेस्क्यू करता है किसको? हीरोइन को, लेडीज़ को, उसे बचाता है। ठीक है, उसे 10-10 गुंडे पड़ जाते हैं, उसको बदमाश पड़ जाते हैं, रफियंस होते हैं, चोर डाकू होते हैं, वो क्या करता है उसको रेस्क्यू करता है, उसको बचाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना अगर किसी लेडी की जो ऑनर है वो किसी ने उसको डिसऑनर किया है, ठीक है, उसके साथ रेप वगैरह हो गया या कोई मामला बन गए, तो जो हीरो होता है वो क्या करता है आपके वो जो होता है सैड टाइप, उसको क्या कर देता है, वो मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, इस तरह से जो है ना सम जो रोमांटिक मूवीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर बहुत मशहूर जो मूवी है क्या नाम है उसका, माइंड में नहीं आ रहा नाम उसका, देवदास। ठीक है, वो इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं उसके अंदर जो हीरो है उसको हीरोइन को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो केस है वो रोमांसेस के अंदर भी था। उसमें फ़र्क ये था कि एक हाई ऑफिशियल, वो कोई नाइट है, प्रिंस है, किंग है, उसकी कहानी होती थी, आम कॉमन मैन की ये स्टोरी नहीं होती थी। ठीक है, और हाई ऑफिशियल की जो कहानी है, स्टोरी है, उसको क्या किया गया रोमांसेस के अंदर, वो जो हमारे पास थे जो है ना एग्जाम्पल थी रोमांसेस की, उसके अंदर एक जो नाइट है या प्रिंस है वो जो है ना उसकी लव अफेयर, लव टेल होती थी, या ये कि वो रेस्क्यू कर रहा होता था किसी लेडी को। ठीक है, या कि वो किसी मॉन्स्टर को, किसी ड्रैगन को मार रहा होता था। ठीक है, तो उसकी जो कहानी है, या किसी सेंट वगैरह को। ठीक है, क्योंकि मिडिल एजेस के अंदर जो रिलीजियस जो स्ट्रिक्टनेस थी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके अंदर जो सेंट थे उनकी जो कहानी है, या पोप वगैरह थे उनकी जो कहानी है वो भी एज अ रोमांस में आती थी। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास किंग आर्थर है। ठीक है, उसके बाद नाइट ऑफ हिज कोर्ट, ये बहुत फेमस जो है ना वो रोमांसेस की जो एग्जांपल्स हैं उसकी मिसालें हैं। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो एक और मीडियम रोमांसेस के बाद जो हमारे पास आता है, इस दौर में जो लिखी गई वो स्टोरीज़, किसकी? हिस्ट्री की जो स्टोरीज़ हैं बहुत ज़्यादा लिखी गई। ठीक है, जिस क्रॉनिकल हिस्ट्री। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास हैंडलिंग द सिन। ठीक है, ये एक स्टोरी है। उसके अलावा इंग्लैंड की जो बेसिक अपनी स्टोरी है वो भी इसके अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं, अब हमारा मेरा लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 5 या 10 मिनट का है, तो उसको ज़रा गौर से सुन लें। 5 मिनट तक इंशाल्लाह 10 मिनट तक लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो अब आगे जो हमारे पास आती है इसके बाद रोमांसेस के बाद रिलीजियस जो बुक हैं या जो रिलीजियस पीस ऑफ लिटरेचर लिखा गया इस एज के अंदर, नॉर्मन से इसके अंदर, उसमें आता है एक बुक है बहुत सारी मशहूर है, और लमम, और मेरा थोड़ा सा टिपिकल नाम है इसलिए थोड़ा स्टाइल में बोल रहा हूँ, और लमम। ये इसका नाम इसलिए है कि इसका जो पोएट था वो था ऑर्म। क्या था? ऑर्म। ठीक है, और उसने जो इस बुक को नाम दिया वो दे दिया और मलम, और इसके अंदर जो है ना रिलीजियस जो स्टोरी है उसको डिस्कस किया गया। इसके बाद और मलम के बाद अगर ये थी मजहबी कहानी। इसके बाद एक बड़ी कमाल की बात को आपको बताता हूँ
क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि 10 मिनट के अंदर मैंने लेक्चर क्लोज करना है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। तो इंशाल्लाह अब चीज़ों को ब्रीफ करता जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा, आगे आता है ऑर्मलम के बाद एक स्टोरी थी, बहुत मशहूर हुई, वो थी ऑल एंड नाइटिंगेल। ऑल एंड नाइटिंगेल ये ऐसी स्टोरी थी जो यूनोनिमस थी, ठीक है, जिसका राइटर हमारे सामने नहीं आता, ठीक है, इसका कोई राइटर का पता नहीं है किसी स्टोरी, लेकिन फेमस बहुत हुई इंग्लैंड के अंदर। इसकी वजह ये थी कि इसमें जो है ना एक जो है डिटेक्ट कर रहा है, एक बर्ड है, वो डिटेक्ट कर रहा है किसको, उस वक़्त की क्वीन को, कि आपने रूल किस तरह से करना है, आपने गवर्न किस तरह से करना है। उसकी सारी बात उसने, वो अपना नाम नहीं दे सकता होगा कि उस वक़्त के अंदर जो थी खामियाँ थी, खूबियाँ थी, ठीक है, जिस तरह से एलीट क्लास थी, वो उसको मैसेज कन्वे करा रहा है कि आपका फॉल्ट कहाँ पे है, ठीक है, आप किस तरह से अपनी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। अच्छा, इसके बाद आगे आती हैं, बड़ा ही अजीब सा नाम है और थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है, करसन मुंडी। क्या? करसन मुंडी। ये एक ऐसी इसके अंदर जो है ना बुक थी जिसमें उन्होंने जो है ना रीराइट कर दिया बाइबल की जितनी भी स्टोरीज हैं। यानी बाइबल को, जिस तरह मैं पहले कह रहा था, बड़ी रिलीजियस ये सेंचुरी है, इसमें रीराइट किया गया और इसको एक मुसद्दा सा बना के रिलीजियस जो स्टोरीज हैं बाइबल का, वो क्या कर दिया गया, इसके अंदर रख दिया गया और इसका नाम था करसन मुंडी, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो सारी बात, एक छोटी सी बात करता चलूँ, यहाँ तक इसको थोड़ा सा जो है ना क्लोज करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं किताबों के हवाले भी और उस राइटर्स के हवाले भी जिस तरह के हम दे रहे हैं, लेकिन टाइम की ड्यूरेशन है उसको भी देखना पड़ेगा। अब इसको यहाँ से क्लोज करने के बाद अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा टच देते हैं ओल्ड इंग्लिश के लिहाज से, जो ओल्ड राइटिंग लिखी जा रही थी। ये जो पीस ऑफ लिटरेचर थे, ये तो जो फ्रेंच वहाँ पे उस वक्त हुकूमत कर रहे थे, स्कॉन्डिनेवियन जो कंट्री से आए हुए लोग जिनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। तो अब हम आ जाते हैं उस दौर में जो लिखा गया ओल्ड डायलेक्ट के अंदर, ठीक है। जारी बात है, अगर कोई रोमांसेस लिखा गया जो कि उनकी तरफ से फ्रेंच वालों क्या नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज में, या एक स्टाइल के अंदर, ठीक है, एक रिदम के अंदर, एक स्टाइल के अंदर, तो वो जो था वो तो एक कॉमन मैन समझ नहीं सकता था, ठीक है। वो उस वक्त इतना ज़्यादा हाई ऑफिशियल नहीं था, उसकी एजुकेशन उस वक्त उस लेवल की नहीं थी, ठीक है, वो कॉमन था, उसने इतनी एजुकेट नहीं था। तो लिहाजा जो मिडिल एंड डायलेक्ट को में लिखने वाले जो राइटर्स हैं, उनके भी कुछ जो एग्जांपल है हम दे सकते हैं, क्योंकि वो दे कांट अप्रिशिएट द राइटर्स, क्योंकि उनके पास वो स्टाइल नहीं था, वो समझ नहीं सकते थे, ठीक है। तो अब उनकी जो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि जो मिडिल एंड डायलेक्ट में जो चीज़ लिखी गई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, वो एक पोएम थी जो आज भी मेरा ख्याल है वो पढ़ाई जाती है और काफ़ी मशहूर है। पर्ल, क्या थी? पर्ल, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना ये मशहूर हुई। इसके अलावा एक और जो पोएम है वो थी सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट। सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलर हुई इस दौर के अंदर, ये एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री मिडिल एंड डायलेक्ट में लिखी गई, ताकि ओल्ड जो एज के लोग थे वो इसको पढ़ सकें और जो है ना वो इस पर अपने जो कमेंट्स हैं इसको अप्रिशिएट कर सकें, या जो भी उनके कल्चर के लिहाज से कल्चर को इम्प्रूव करवाने के लिए, या जो भी पोएट ने मैसेज देना था उसलिए उसने इसको लिखा। उसके बाद पोएम के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको क्लोज करूँ और ब्रीफ करने की तरफ जाऊँ। अच्छा, इसके बाद अब आ जाती है पर्ल के और सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट के बाद मीडियम आ जाता है किसका, क्या उसे कहते हैं, रोमांसेस, जो मिडिल एंड डायलेक्ट के अंदर इस एज के अंदर लिखे गए। उनमें जो मशहूर हमारे पास आते हैं रोमांसेस, उसमें है किंग हॉर्न, ठीक है, ये बहुत ही मशहूर उस वक्त का रोमांस था, रोमांसेस यानी था जो उस एज में लिखा गया, किंग हॉर्न, ठीक है। उसके बाद जो आज भी पढ़ाया जाता है और बहुत मशहूर है वो है मॉर्डी आर्थर,
मॉर्डी आर्थर, ये जो रोमांसेस के अंदर ये भी एक बहुत ज़्यादा जो कहानी है, स्टोरी है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जो उसके इम्पैक्ट आज भी हैं, आज भी पढ़ाया जाता है। तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा दें इतनी मॉडर्न एज के अंदर कि उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू और वो क्या होगी। ठीक है, रोमांसेस के जो है ना बाद अब कुछ जो है ना इस एज के अंदर मिडिल इंटेलेक्ट में जो मजहबी पीस ऑफ लिटरेचर लिखा गया, जिसमें पोएम में हमारे पास आता है वर्जन मैरी। ठीक है, वर्जन मैरी, ये जो है ना एक मजहबी स्टोरी और स्टाइल जो है ना वो लिखा गया। उसके बाद कुकू सॉन्ग, कौन सा? कुकू सॉन्ग, ये भी इसने भी बहुत ज़्यादा पजीराई की इस दौर के अंदर, कुकू सॉन्ग में। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है प्रोज राइटिंग। अब ये देखिए कि प्रोज जो राइटिंग थी, ये नहीं है कि इस दौर के अंदर वो नहीं थी, बहुत पॉपुलर थी। इसके अलावा प्रोज राइटिंग को भी बहुत ज़्यादा जो है ना शोहरत मिली। उसमें एक नाम है इनक्रीन राइवल, इनक्रीन राइवल। ठीक है, और ये लगता ऐसे है कि ये इसने 17वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो है ना जो पजीर आई है, वो 17वीं सेंचुरी तक भी कुछ पीस ऑफ लिटरेचर ऐसा लिखा गया जिसमें लगता है कि ऐसे है कि इसका ही ऑल्टरनेटिव ये नज़म लगती है, सॉरी ये पीस ऑफ लिटरेचर लगता है जिसका नाम इनक्रीन रैम है। अच्छा, इसके बाद जो है ना अर्ली 17वीं सेंचुरी में एक पीस ऑफ लिटरेचर है, वो लिखा गया सर जेम्स द बाइबल। सर जेम्स द बाइबल, सर जेम्स द बाइबल बहुत ही मशहूर हुआ। ठीक है, सर जेम्स द बाइबल जो है ना विद इन 2 and 3 मिनट, 2 मिनट के बाद सर जेम्स एंड द बाइबल, इंशाल्लाह 2-4-5 मिनट में इसको क्लोज कर लेता हूँ। सर जेम्स की जो बाइबल है ना, ये 17वीं सेंचुरी के अर्ली में जब लिखा गया तो इतना मशहूर था कि इंग्लिश जो अमेरिकन राइटर जो खुद बहुत बड़ा नाम है, जिसका नाम है क्या हेमिंगवे, वो कहता है कि मैंने जितना कुछ लिखा ना, शायद इम्प्रेस्ड होकर लिखा है सर जेम्स दी बाइबल से, और मैंने बहुत ज़्यादा इससे चीज़ों को गेन किया। तो लिहाजा ये जो है ना सर जेम्स दी बाइबल, ठीक है, ये ऐसे ही लगता है कि इसका ओल्ड वर्जन जो था वो इनक्रीन राइवल था। ठीक है, जो रोमांस था। ठीक है, तो अब जो है ना ये जो पीस ऑफ लिटरेचर है वो लिखे गए। अब थोड़ी सी बात करने के बाद मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। बात ये है कि जो प्रोज है वो क्यों ज़्यादा सुपीरियर लगता है पोइट्री से। वजह ये है कि जो पोइट्री है वो एक रैम, ठीक है, उसकी एक इमोशंस वो क्रिएट करती है। ठीक है, पोइट्री एक रिदम देती है, पोइट्री में इमोशंस आते हैं। ठीक है, आप इमोशंस में लिखते हैं और उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो प्रोज राइटिंग है, ड्रामा राइटिंग है, प्रोज फिक्शन है, नॉवल फिक्शन है, ये इसमें पर्पस और जो ओरिएंटेड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं कॉन्डेम नहीं कर रहा कि जो पोइट्री है वो बिल्कुल ही कुछ नहीं देती। मिसाल के तौर पे इकबाल जैसे पोइट भी हैं, मिल्टन जैसे पोइट है जिनकी पर्पस ओरिएंटेड पोइट्री है, लेकिन ज़्यादातर जो इमोशंस पोइट्री है वो लिखी जाती है। जिस तरह के हमारे पास वसी शाह है, वो कहता है काश में तेरे हसी हाथ का कंगन होता। तो ऐसी जो पोइट्री हैं ये तो इमोशंस क्रिएट करती हैं, इसके अलावा तो कुछ और नहीं देती। जो लेकिन जो फिक्शंस होती है, नावल होता है, प्रोज होता है, ड्रामा होता है, वो क्या करता है, वो पर्पस ओरिएंटेड होता है, उसमें कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हर जो शख्स है उसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो कुछ कहना चाहता है, और उसके लिए जो राइटिंग होती है वो बेस्ट वे होता है उसके एक्सप्रेशन को बाहर निकालने के लिए। तो वो कोई भी मीडियम हो, पोइट्री हो, प्रोज हो, लेकिन प्रोज, नावल, ड्रामा जो भी है ये क्या बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही जो है ना लॉ है, ठीक है, जो या ये सोशल साइंसेस हैं, ये सारा प्रोज की सूरत में लिखा जाता है। ये आज का मेरा लेक्चर था। ओके, नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।